शर्मा साहब, चूंकि रुपया की बात है, प्रधानमंत्री ने विदेशी मुद्रा को बचाने को देशभक्ति से जोड़ दिया है। तो यहाँ पे एक डेटा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि कारोबारी साल 2026 में FY26 में 7,775 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट बिल था। इसमें गोल्ड जो है सिर्फ और सिर्फ 72 बिलियन था, यानी 10% से भी कम था। तो क्या हम गोल्ड को रिस्ट्रिक्ट करके हम विदेशी मुद्रा कितना बचा पाएंगे? देखिए, यहाँ पे हमें एक चीज़ समझनी होगी। पहले तो मैं जो आशुतोष जी ने आंकड़े दिए उनका भी बहुत सत्कार करता हूँ, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं उनको ऐसे देखेंगे एक महीने का, तो ऐसे बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होते हैं। जब हम टोटलिटी में एवरेज देखते हैं कि हमने कितना हासिल किया एक साल में, तो उसी से पता चलता है कि इकोनॉमी की रफ्तार कैसी है। या 3 महीने का जो एवरेज होता है, जो हमारा जीडीपी आता है क्वार्टरली बेसिस पे, उससे हम कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इकोनॉमी की डायरेक्शन किधर जा रही है। बाकी तो जो कई बार आईआईपी है बहुत वॉलेटाइल होता है, कई बार हमारा 1% भी आता है, कई बार 7% हो जाता है। ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर के नंबर्स हैं। लेकिन अभी जो आपने सवाल किया कि गोल्ड के जो 70 अरब डॉलर का इंपोर्ट होता है या 72 का होता है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अब आपने कहा कि क्रूड को देखो, एक चीज़ है जो जिससे हमारा जो गति है उसको सपोर्ट कर रहा है, जो एनर्जी है वो हमें चाहिए ही चाहिए, जिससे कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को चाहिए, नहीं तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाएगी। लेकिन जो गोल्ड है उसकी डिमांड को हम पोस्टपोन कर सकते हैं। अगर किसी का विचार है कि मैं गोल्ड खरीदना चाहता हूँ तो उसको मना नहीं किया गया है, टाला जा सकता है कि 1 साल के टाल के अगर आप 10 तोला सोना लेना चाहते हैं तो अगले साल 20 ले लीजिए। तो आपको 1 साल के लिए रुकना होगा, क्योंकि ये जो वातावरण बना हुआ है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसका जो ग्लोबल इम्पैक्ट है उसको मिटिगेट करने के लिए हमें ऐसे डिसीजंस लेने होंगे। ये घर की तरह है। जो प्रधानमंत्री जी ने जो सुझाव दिए हैं, जैसे हम अपने घर में सुझाव लेते हैं कि कई बार इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी हो जाती है, हम देखते हैं कि भाई अगर कोई फालतू इलेक्ट्रिसिटी किसी रूम में जल रही है उसको बंद करिए और जहाँ पे ज़रूरत है उसी को चलाइए, तो उससे कितना सेविंग होता है। उसी तरीके से जो हमें फ़र्क समझना होगा कि एक बहुत ही इसेंशियल कमोडिटी है जो हमें चाहिए हर रोज़। अगर हमने यहाँ से वहाँ जाना है तो हमें तेल की ज़रूरत है, लेकिन दूसरा जो गोल्ड है उसको लेके हम या तो अपने लॉकर में रखेंगे या पहन लेंगे, या फिर हम कहीं और रखेंगे जहाँ पे उसकी सेफ्टी रहे, तो उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जिससे कि कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाएगा हमारी इकोनॉमिक गति। हालांकि मैं इसका कैलकुलेशन कर रहा था शर्मा सर। हाँ बोलिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ सिंपली कि जो एक ज़रूरी वस्तु है हमें उसके लिए संरक्षण के लिए कोशिश करना चाहिए, जो एक बड़ी चीज़ है जिसमें जो हमारे लिए ज़रूरी है। गोल्ड ठीक है, हमारा एक एसेट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में गोल्ड बहुत सपोर्ट करता है। लेकिन अगर हम उसको 1 साल के लिए टाल देंगे, जो उसमें इन्वेस्टमेंट हम करना चाहते हैं उसमें करो, अगले 1 साल थोड़ा रुक के कर लो, तो उसमें कोई नहीं रोक रहा है। और उसको बैन नहीं किया गया कि आप मत खरीदो। उन्होंने बोला कि जहां बिल्कुल, दरअसल आपके पास जब 3 ऑप्शन हो, मैं समझ गया आपकी बात को, जब 3 ऑप्शन हो, गोल्ड है, कच्चा तेल है और फर्टिलाइजर है मान लिया जाए, तो भाई फर्टिलाइजर तो इंपोर्ट को रोक नहीं सकते, खेती पर असर पड़ेगा। कच्चा तेल का इंपोर्ट रोक नहीं सकते, इंडस्ट्री बैठ जाएगी। गोल्ड के इंपोर्ट को अगर थोड़ा सा कम कर भी देते हैं तो बहुत ज्यादा आफत नहीं पड़ने वाली है। इसमें कैलकुलेशन में देखा था कि 25% भी गोल्ड इंपोर्ट अगर हम कम कर लेते हैं तो उतना पैसा बचा लेंगे जितना से मनरेगा से ज्यादा पैसा बच जाएगा हमारे पास। एक चीज और, मैं आपके पास आऊंगा, अवधेश जी और आशुतोष जी, एक सवाल और AK भट्टाचार्य सर के पास। सर, इसमें पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने के अलावा, जो एक ऑप्शन आपने बताया था, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने के अलावा मैंने देखा कई सारे देशों ने राशनिंग की व्यवस्था की है कि आप इससे ज़्यादा पेट्रोल नहीं ले सकते, इससे ज़्यादा डीजल नहीं खरीद सकते। तो क्या इस तरह की व्यवस्था यहाँ पे लागू करनी चाहिए क्या? देखिए, मेरे हिसाब से वैसी व्यवस्था ठीक नहीं होगी। मैं मानता हूं कि जो मार्केट अगर कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट, कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग बढ़ गया है, उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए ग्रेजुअली। ऑलरेडी हम काफी समय खो चुके हैं। अगर पेट्रोल की अगर देखें, जो डिफरेंस जो है वो अंडर रिकवरी अब करीबन 20 रुपए पर लीटर की हो चुकी है। अगर डीजल देखेंगे वो और भी ज्यादा अंडर रिकवरी है। तो ऑलरेडी हम समय खो चुके हैं
और ये जो थोड़ी बहुत दाम बढ़ाना ग्रेजुअली फेज वेज से ये पहले ही कर देना चाहिए था, पर सरकार ने इलेक्शन कमीशन का क्या रोक रहा होगा या इलेक्शन चल रहा था इसीलिए वो इंक्रीज नहीं कर सकी। वो जो भी कारण हो, ये राजनीतिक कारण तो जरूर है इसके अंदर, पर अगर अब समय हो गया है, अब अगर अगर कोई इलेक्शन कमीशन की भी कोई रोक नहीं हो सकती है, तो आस्ते आस्ते ग्रेजुअली ये 20 रुपए का जो डिफरेंस जो है स्टेजेस में बढ़ाकर मैं समझता हूं, जिससे कि जो तेल कंपनी की जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की जो कॉस्ट जो है उसमें थोड़ी बहुत हानि न पहुंचे, और आम जनता इस वक्त जो 94 रुपए दिल्ली का जो तेल का दाम जो है, मैं समझता हूं ये दाम को बढ़ाना ही चाहिए, बढ़ना होगा। और राशनिंग करेंगे तो और भी क्योस होगा। राशनिंग करेंगे तो आपके जैसे और भी क्योस हो, हाँ, और भी क्योस होगा। जैसे मैंने कहा कि अगर गोल्ड में अगर आप 15% कर देंगे उसमें स्मगलिंग बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैं समझता हूं कि दाम बढ़ाना ठीक होगा, राशनिंग करना बिल्कुल खराब होगा। राशनिंग करना खराब होगा, इससे काला बाजारी बढ़ेगी। दाम बढ़ाना एक बेहतर विकल्प है। अवधेश कुमार से क्या सरकार ये राजनीतिक जोखिम लेगी या फिर प्रधानमंत्री ने अपील करके लोगों को पहले से मानसिक तौर पर तैयार करना शुरू कर दिया है? नहीं, देखिए, इसके दो भाग है ना। जो सरकार का लक्ष्य है, एक तो है कि हमारा इंपोर्ट बिल घटे जिससे कि हमारा फॉरेन रिजर्व जो है बचे। दूसरा है आप जो बात करें कि देश के अंदर जो घाटा है हो रहा है उसकी पूर्ति हो। ये दोनों दो चीज है। अभी जो कदम है वो हमारे इंपोर्ट बिल घटाने के लिए है, ये नेक्स्ट स्टेप होगा। और भारत में वो क्राइसिस नहीं है कि यहाँ राशनिंग लागू करनी है। स्वयं लोगों के अंदर ये चेतना पैदा हो कि हम जो है कम से कम खर्च में जीना सीखें भविष्य की दृष्टि से। हम गाड़ी को कम चलाने का धीरे धीरे अभ्यास करें। ये एक अभ्यास बनाने की बात होती है, तो वो तो अब सरकार धीरे धीरे करेगी, क्योंकि अगर नहीं भी करेंगे तो हमारे आपके सिर पर ही पड़ने वाला है। लेकिन एक बार करने की बजाय धीरे धीरे करें। लेकिन इस समय सरकार का जो मूल फोकस है वो फोकस है इंपोर्ट बिल को कम करने और फॉरेन रिजर्व बचाने के लिए। ये जो मेरी अभी समझ में जितनी हमारी बात हो रही, जो आपने सोने की बात की, आपने खुद बता दिया है कि अभी वो अगर ज्यादा नहीं दिख रहा है लेकिन 10% के आसपास है। 471 टन अगर हम सोना एक साल में चीन के बाद खरीद रहे हैं तो सामान्य बात थोड़ा ही है। उस सोने का अभी क्या उपयोग हो रहा है भविष्य की दृष्टि से, तो वो थोड़ा कम हो जाए। जो लोग फुटबॉल देखने भी चले जाते हैं आजकल विदेश में, एक बार 4 लोगों का बना, हम लोग 4 लोग मिलकर चलो लंदन से घूम आते हैं बिना काम के भी, तो उस सब में हमारा फॉरेन रिजर्व खर्च होता है। तो उस सब के बचत की ओर है। सेकेंड स्टेप तो उठाना ही पड़ेगा, नहीं उठाएगा तो हमारे आप पर है और सरकार को रिस्क लेना ही पड़ेगा। लेंगे, लेकिन उसके लिए पहले वातावरण बनाएंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन में होगा और बढ़ा देंगे। 1 रुपया 2 रुपया तो बढ़ सकता है, लेकिन एक साथ जो 20 रुपए का गैप है वो 10 रुपया 15 रुपया वो ऐसे भारत सरकार नहीं बढ़ाती है, उसका उपाय हो रहा है। जो इसमें मूल बात इस समय है कि देखिए, प्रधानमंत्री का एक लॉन्ग टर्म विजन है। वो विजन है कि इस देश को धीरे धीरे, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी जो पूंजीवादी मार्केट इकोनॉमी है, ये ज्यादा से ज्यादा उपभोग आप जब करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उपभोग करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उससे आपकी इकोनॉमी बढ़ती है। बैंक जितना लोन देते हैं उससे हम मापते हैं किस बैंक ने कितना लोन दिया, उनको कितने आ रहे हैं। तो वो सारे उसको धीरे धीरे उस माइंडसेट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कि दुनिया अगर एक ऐसी और बढ़ रही है जिसमें ये मार्केट इकोनॉमी धीरे धीरे बर्स्ट कर सकती है दुनिया में, वर्ल्ड के लेवल पर इसका कोई नियामक नहीं होगा और भविष्य में देशों को अपने अंदर सिमटना पड़ेगा। तो उसका रास्ता क्या है जो हमारे पूर्वजों ने बताया है कि तेते पांव पसारिए जेते लांबी ठौर, और जो कि आपको यजुर्वेद में लिखा है यतकिन जगत्याम जगत्तेन, कम से कम खर्च करके जिए। लॉन्ग टर्म विजन है, उसकी तरफ हमें चलना है, कम से कम खर्च करके जिए, ये हमें उस तरफ आगे बढ़ना है। आशुतोष जी, आपको लगता है कि ये एक ऐसी समस्या है जो हमें कई सारे सबक भी दे रही है? जैसे कि कोविड के टाइम में कई सारे सबक दे के गया, वैसे जब प्रोटेक्शनिज्म पूरी दुनिया में चला तब सबक के दे के गया कि हमें मेक इन इंडिया बनना है, आत्मनिर्भर भारत बनना है। तो वैसा ये सबक भी कुछ समस्या दे रही है कि हमें इस तरफ आगे आपको बढ़ना है, और सरकार की जो अपील है, प्रधानमंत्री की अपील और जो प्रस्तावित कदम है, शायद उसी तरफ बढ़ता कदम माना जाएगा। देखिए लक्ष्मण जी, मैं कुछ कटु बातें कहूंगा और मेरी बातों को कोई बुरा ना माने। 2 चीजें हैं।
पहली बात तो बुरा नहीं मानूंगा, बाकी 3 लोगों से पूछ लीजिए। जब राजनीतिक नारे आपकी आर्थिक नीति हो जाए तब यही होगा। अब जो प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं, अपील करके क्या कह रहे हैं, उसको देशभक्ति और राष्ट्रवाद से जोड़ रहे हैं। दिक्कत क्या है कि सरकार को आए हुए 12 साल हो चुके हैं और इन 12 सालों के अंदर इकोनॉमी में फंडामेंटल चेंजेस की जरूरत थी, क्या उन्होंने वो की? क्या जो भविष्य की टेक्नोलॉजी थी, क्या उस पर किसी तरीके के इन्वेस्टमेंट किया? आज की तारीख में दुनिया किस ओर जा रही है? ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रही है, बैटरी की तरफ जा रही है, सेमीकंडक्टर की तरफ जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है। इन चारों में हम कहां हैं? आज मैं आपको डेटा दे रहा हूं कि सोलर एनर्जी, सोलर पैनल के मामले में चाइना का जो मार्केट शेयर है 85% है। और हिंदुस्तान को अगर अपनी ग्रीन एनर्जी बढ़ानी होगी तो आपको चाइना से सोलर पैनल खरीदने पड़ेगा, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप इंपोर्ट नहीं करेंगे तो क्योंकि आपने कुछ काम ही नहीं किया। इसके अलावा अगर आप देखें, जो विंड एनर्जी में तकरीबन वो आज की तारीख में मार्केट लीडर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मस्क बेचारा पानी भर रहा है आजकल। 70% मार्केट शेयर चाइना का हो गया है। हम कहां पे हैं? हमारा जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो बाहर जा रहा है, वो इसलिए बाहर जा रहा है क्योंकि हमारे यहां फ्यूचर टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टमेंट पे कोई अट्रैक्शन ही नहीं बचा। अब जहां पे दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैसे खर्च कर रही है, ग्रीन एनर्जी करा रही, सोलर पैनल लगा रही, सेमीकंडक्टर पे लगा रही, बैटरीज पे लगा रही, लोग वहां पैसे जा रहे हैं क्योंकि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। हमने इसमें पिछले 12 सालों में कोई काम नहीं किया और फिर हम हर चीज को राष्ट्रवाद से जोड़ देते हैं, हर चीज को हम देशभक्ति से जोड़ देते हैं और फिर हम ये कहते हैं देशभक्ति राष्ट्रवाद को छोड़ भी दिया जाए। फिर हम ये कहते हैं समाजवादी सोच। सुनिए समाजवादी सोच जो है, ये समाजवादी सोच आज तक मैंने दुनिया में किसी आदमी को सेविंग करके बिलियनर बनते हुए नहीं देखा कि आप एक वक्त का खाना कम कर दीजिए, आप बिरला टाटा हो जाएंगे। ऐसा कहीं नहीं होता है। आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए मार्केट को कॉम्पिटिटिव करना पड़ेगा, उसके लिए आपको रेगुलेशन ठीक करना पड़ेगा। अगर आप 1-2 कंपनीज को अगर आप सारे रेगुलेशन ऊपर कर देंगे तो कोई आपके यहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए नहीं आएगा। और पिछले 12 सालों में 1-2 कंपनीज के लिए ही सारा मार्केट काम कर रहा।